नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज बात करूंगी हलषष्ठी व्रत के विषय में। 2023 में हलषष्ठी व्रत कब है और पूजा करने से पहले क्या नियम आप लोगों को अपनाना है, कौन कौन से ऐसे कार्य हैं जो पूजा करने से पहले बहुत ही जरूरी हैं और यह नियम हलषष्ठी व्रत में अवश्य ही किए जाते हैं। वो सारी बातें आप लोग जानेंगे, फिर पूजा की विधि भी जानेंगे आप लोग। साथ में जिन बहनों को मासिक धर्म की समस्या आ गई है वो पूजन कैसे करें, क्या नियम है, प्रसाद ग्रहण करें या ना करें, सिंदूर लगाएं या ना लगाएं, बालों को कैसे धुलें, ये सारी बातें आप लोग इस वीडियो में जानेंगे। हलषष्ठी व्रत माताएं बहनें अपने संतान के कल्याण के लिए, उनके सुख की कामना के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए, उनके दीर्घायु के लिए धारण करती हैं। और जिन बहनों को संतान की कामना है, इच्छा है और संतान नहीं है, उनके लिए भी हलषष्ठी माता से मन्नत मानी जाती है और वह मन्नत हलषष्ठी माता अवश्य ही पूर्ण करती हैं। तो ये सारी बातें आप लोग जानेंगे, तो वीडियो में आप लोग अंत तक बने रहिएगा। चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आता है तो इसे एक लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जय षष्ठी माता जरूर लिखिएगा। दोस्तों, सबसे पहले मैं बता दूं कि 2023 में हलषष्ठी का व्रत 5 सितंबर दिन मंगलवार को धारण किया जाएगा। इसकी जो संपूर्ण पूजा विधि है, इसका वीडियो चैनल पे आ चुका है, आप लोग चेकआउट कर सकते हैं, सारी विधि समझ सकते हैं। संक्षेप में मैं इसमें भी विधि बताऊंगी, लेकिन उससे पहले पूजन से पहले का क्या नियम है वो आप लोग जरूर जान लीजिए। सबसे पहली बात तो हलषष्ठी व्रत 5 सितंबर को है। 4 सितंबर की रात्रि में यानी सोमवार की रात्रि में ही आप लोग सबसे जो जरूरी कार्य है कि दूध का सेवन नहीं करना है। माताएं बहनें जो भी व्रत धारण करेंगी उन्हें दूध का सेवन नहीं करना है। ये परंपरा हमारे यहाँ बहुत पुराने समय से चली आ रही है कि संतान के व्रत में, जितने भी संतान के व्रत रखे जाते हैं उसमें दूध का सेवन करके हम लोग व्रत शुरू नहीं करते हैं। तो इसलिए मैंने इस नियम को बता दिया है। 4 सितंबर की रात्रि में आप लोग दूध का सेवन मत कीजिएगा। दूध पीकर या फिर जैसे दूध रोटी खाते हैं बहुत से लोग, तो इस तरह से दूध का सेवन आप लोग किसी भी स्थिति में नहीं करना है। आप लोगों को इस तरह से आप लोगों को व्रत शुरू करना है। और जो सबसे जरूरी चीज है, हलषष्ठी व्रत में जो बाल धुलने का नियम होता है, बाल तो हम लोग धुलते हैं लेकिन दही का प्रयोग करते हैं, बाल को दही से धुला जाता है। वैसे तो मान लीजिए कोई ऐसा दिन पड़ जाए जैसे बृहस्पतिवार है, शनिवार है, सोमवार है, तो ऐसे दिन में बाल धुलना वर्जित होता है, क्योंकि एक दिन पहले ही हम लोग बाल धुल लेते हैं और व्रत वाले दिन दही को अपने बालों में लगा लेते हैं। लेकिन मंगलवार का दिन है तो बाल धुला जा सकता है। बहुत से जगह पे मंगलवार के दिन बाल नहीं धुलते हैं, लेकिन वर्ष भर में ये व्रत एक बार पड़ता है। बहुत ही खास, बहुत ही मुख्य व्रत है, तो मंगलवार का दिन है तो बाल धुलने में कोई दोष नहीं है। आप लोग पहले बालों को धुल लीजिएगा, उसके बाद बालों को दोबारा दही से धुल लीजिएगा, ये बहुत जरूरी है। और जो दही है वो भैंस के दूध की दही होनी चाहिए, गाय के दूध की दही नहीं होनी चाहिए। दूसरी चीज, अब बात करती हूँ कि इस दिन ब्रश करना, पेस्ट करना वर्जित होता है। आपको महुआ की दातुन करनी है। इस दिन महुआ का दातुन ही किया जाता है, महुआ का सेवन किया जाता है और पूजन में महुआ के पत्तों का ही प्रयोग किया जाता है। तो आप लोग महुआ का दातुन कीजिएगा, ब्रश और किसी अन्य दातुन का प्रयोग बिल्कुल मत कीजिएगा, ये नियम है। उसके बाद आप सभी लोग जो भी बहनें हैं पूजन अर्चन करेंगी, नया वस्त्र भी धारण किया जाता है। अक्सर माताएं बहनें नया वस्त्र ही धारण करती हैं, लेकिन ऐसा कोई दोष नहीं है कि यदि एक बार दो बार की पहनी हुई साड़ी है, वस्त्र है, तो आप लोग नहीं पहन सकती हैं, ऐसा कोई दोष नहीं है। नया है तो आप लोग बिल्कुल नया वस्त्र पहने, नहीं तो एक दो बार की पहनी हुई साड़ी भी आप लोग पहन सकती हैं। उसके बाद विधि विधान से आप लोगों को कुशा का पूजन करना होता है, जिसमें प्रसाद के रूप में आप लोगों को महुआ, तिन्नी का चावल, भैंस के दूध की दही, यही सब आपको प्रसाद में प्रयोग में लाना होता है। तो ये सारी बातें हो गई। दूसरी चीज, मान लीजिए कि जो भी बहनें हमारी मासिक धर्म की समस्या है जिन बहनों को, वो क्या करें, पूजन कैसे करें, तो इसका मैं नियम बताती हूँ। यदि 5 दिन हो चुका है अर्थात 5वां दिन है तो वो बहनें बाल धुल लें। उसके बाद पूजन
स्पर्श केवल नहीं कर सकती हैं, वो बहनें कोई भी जो षष्ठी माता का पूजन करने के बाद जो सिंदूर होता है, कुशा में हम लोग सिंदूर अर्पित करते हैं, वो सिंदूर लगा सकती हैं, प्रसाद ग्रहण कर सकती हैं, अन्य कोई सिंदूर लगा दे प्रसाद ग्रहण कर सकती हैं और बैठकर कथा का श्रवण अवश्य ही करें, ये जरूर कर लें। तो 5वें दिन आप लोग ये सब कर सकती हैं। यदि और भी कम दिन है तो आप लोग केवल कथा का श्रवण कर लें। 5वें दिन से पहले प्रसाद ग्रहण करने का नियम हमारे यहाँ नहीं होता है, क्योंकि जब स्वच्छ हो जाते हैं तभी हम लोग प्रसाद ग्रहण करते हैं। और यदि 7वां दिन है तो 7वें दिन से पूजन अर्चन किया जा सकता है। तो ये नियम है। 5वें दिन माताएं बहनें सिंदूर भी लगा सकती हैं और प्रसाद ग्रहण कर सकती हैं और कथा का श्रवण कर सकती हैं बैठकर। तो ये सारी बातें, मासिक धर्म की जो भी समस्या है बहनों को, वो ये सारे कार्य कर लेंगी। दूसरी बात, पहली बार का जो नियम है, पहली बार इस बार व्रत नहीं उठाना है बहनों को। बहनें आशीर्वाद लें माँ षष्ठी माता का, पूजन में शामिल हो सकती हैं। अगर घर में कोई अन्य लोग पूजा कर रहे हैं, घर में अन्य महिला सदस्य हैं पूजा कर रही हैं, तो उनके तैयारी करवा सकती हैं। षष्ठी माता से आशीर्वाद लें कि अगले वर्ष हम विधि विधान से पूजन अर्चन करेंगे। कथा का श्रवण अवश्य कर लें, प्रसाद भी ग्रहण कर सकती हैं, इसमें कोई दोष नहीं है। केवल व्रत आपको नहीं उठाना है इस वर्ष। मलमास था तो व्रत आप लोगों को अगले वर्ष से उठाना है। अब मैं संक्षेप में विधि बता देती हूँ। वैसे विधि का वीडियो आ चुका है। आप लोग सबसे पहले कुशा जो है, कुशा का जो वृक्ष होता है, पौधा होता है, चाहे घर के बाहर हो, चाहे आप गमले में लगा के करें, जैसी भी आपकी व्यवस्था हो, कुशा का जो वृक्ष होता है वहां पे पहले स्नान आप कराएंगी। उसके बाद सिंदूर, पीला चंदन या हल्दी से टीका करेंगी। कहीं कहीं हल्दी का प्रयोग नहीं किया जाता है, क्योंकि हल्दी जुते हुए खेत में उगाई जाती है, तो आप लोग पीले चंदन का प्रयोग कर सकती हैं। उसके बाद महुआ के 6 पत्ते होते हैं, उस पे दही, तिन्नी का चावल और महुआ का प्रसाद रखा जाता है कुशा के वृक्ष के पास। षष्ठी माता को जो कुशा का वृक्ष है उस पे वस्त्र ओढ़ाया जाता है। षष्ठी माता का एक चित्र बनाया जाता है गोबर से या चंदन से। वहां पर पूजन अर्चन करने के बाद एक सगरा बनाया जाता है, चाहे कलश में जल रखा जाता है और वहां पर बैठकर कथा का श्रवण किया जाता है। आप घर में भी आकर कथा का श्रवण कर सकती हैं, सगरा बनाकर या कलश में जल रखकर, या फिर कुशा के वृक्ष के पास भी कथा का श्रवण कर सकती हैं। 6 कथा का श्रवण करना आवश्यक होता है। उसके बाद सोहर गीत महिलाएं गाती हैं। सोहर गीत गाने के बाद आप लोग उसी तिन्नी का चावल और महुआ और दही को ग्रहण करके आप लोग जलपान करती हैं। उसके बाद तिन्नी का चावल ही बनता है भोजन में और साग बनता है, जो कि जुते हुए खेत से उगाया हुआ साग बिल्कुल नहीं होना चाहिए। किरमुआ का साग जो कि तालाब में होता है, इस साग का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करती हैं महिलाएं, या फिर कोई ऐसा साग हो जो जुते हुए खेत से उगाया नहीं गया हो, तो ऐसे साग का प्रयोग कर सकती हैं आप लोग। नमक का सेवन इसमें किया जाता है। नमक जो है वो खेत से उत्पन्न नहीं होता है, इसलिए नमक का प्रयोग माताएं बहनें करती हैं। बाकी किसी अन्य सामग्री का प्रयोग, अन्य वस्तुओं का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं किया जाता है इस व्रत में। इसके बाद विधि विधान से आप लोग पूजन अर्चन करने के बाद, उसके बाद आप लोग फलाहार करें। तिन्नी का चावल और साग खाकर इस व्रत को रखा जाता है। वैसे तो नियम के अनुसार मैं बताऊं कि सिर्फ एक ही बार भोजन ग्रहण किया जाता है, लेकिन जिन भी माताओं बहनों को शारीरिक समस्या है या कोई दिक्कत है, गर्भवती हैं बहनें, तो उन्हें दिक्कत है, एक ही बार खाकर नहीं रख सकती हैं व्रत, तो 2 बार भी भोजन ग्रहण कर सकती हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वैसे नियम से एक ही बार ग्रहण किया जाता है, लेकिन वही तिन्नी का चावल और साग आप दोबारा भी बनाकर संध्या के समय भी खा सकती हैं, इसमें कोई दोष नहीं है। तो इस तरह से आप लोग पूजन अर्चन कीजिएगा। मुख्य रूप से ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया है कि पूजा से पहले का जो नियम है वो आप लोग समझ लें, और पूजा का पूरा वीडियो आप लोग जरूर एक बार चेकआउट कीजिएगा। इस तरह से आप सभी लोगों को हलषष्ठी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। हम सभी के संतान का कल्याण हो, माँ षष्ठी मैया हम लोगों को आशीर्वाद दें। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमः शिवाय।